ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट स्टार्ट करना है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इनिशियल सेगमेंट, एक डेफिनेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ पहले। इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन, एन मतलब नेचुरल नंबर है यहाँ पे। इनिशियल सेगमेंट क्या होता है, तो लेट एम कोई एक नेचुरल नंबर है, लेट एम बिलोंग्स टू एन, देन द सबसेट एन एम, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये वैसे ही एन है, ठीक है। देन द सबसेट एन एम ऑफ एन, मतलब नेचुरल नंबर का कोई सबसेट एन एम। और किस तरह डिफाइन किया गया, एन एम इक्वल टू एन एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन इज लेस देन इक्वल टू एम। अब ये क्या है, कैसे बताता हूँ अभी। इज कॉल्ड इनिशियल सेगमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इनिशियल सेगमेंट से क्या मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपर बाउंड नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये स्टार्ट होते हैं और चलते चले जाते हैं, तो ये आते जाएंगे। तो होता क्या है कि अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग से यानी कि 1 से लेके कुछ नंबर तक, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 10 तक, 15 तक, 17 तक चीज़ों को रखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ये चीज़ ध्यान रखना कि स्टार्ट 1 से होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। सेगमेंट माने पार्ट किसका, नेचुरल नंबर का। इनिशियल मतलब शुरुआती, तो शुरुआती पार्ट किसका, नेचुरल नंबर का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आप n5 लिखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि n5, तो n5 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है, सिंपल है। अगर मैं बोलता हूँ n7 लिखो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इनिशियल सेगमेंट। हालांकि ये डेफिनेशन कभी नहीं आती है और कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमें जो थ्योरी डेवलप करनी है उसके लिए हमें इनिशियल सेगमेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो डेफिनेशन यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखी हुई है कि एन एम, और n कौन से हैं, नेचुरल नंबर, और कौन से नेचुरल नंबर जो m से छोटे हैं, और m कहाँ लिखा होता है, यहाँ पे जैसे n5 लिखा हुआ है, तो 5 से छोटे और 5 के बराबर सारे नेचुरल नंबर 1 से लेके 5 तक आ जाएगा, और n7 का मतलब होगा तो 1 से लेके 7 आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा कि इनिशियल सेगमेंट क्या होता है। दूसरी डेफिनेशन जो हमें पढ़नी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए, वो है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, ध्यान देना, एक वर्ड पढ़ाया जाता है इक्वल सेट, इक्वल सेट्स, और एक पढ़ाया जाता है इक्विवेलेंट सेट। अभी मैं दोनों को बता दे रहा हूँ। इक्वल सेट तो 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट वहाँ नहीं बताया जाता है क्या होता है। तो इक्वल सेट क्या होता है कि जैसे अगर मैंने एक सेट लिया ए बी सी, 3 एलिमेंट उसमें रखे, और एक दूसरा सेट लिया और उसमें रखे मैंने बी सी ए, तो आपको पता है कि सेट के अंदर ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, कि आप ए बी सी लिखो तो भी वही मीनिंग है उसका, बी सी ए लिखो तो भी वही मीनिंग है, और ए सी बी लिखो तो भी वही मीनिंग है। तो कुल मिला के इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि अगर दो सेट ऐसे दिख रहे हो कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हों और वही हों जो दोनों में एक जैसे हैं, मतलब जैसे अगर ए में ए बी सी है तो बी में भी ए बी सी ही होने चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी कैसे सेट है, इक्वल सेट है, ठीक है। ए और बी कैसे सेट मिलेंगे, इक्वल। लेकिन अगर मैं बी की जगह पे ये ले लूँ, ए बी और डी ले लूँ, ठीक है, अब ये एक के इक्वल नहीं है। अब मैं बोलूँ कि ए इक्वल सी, तो ए सी के इक्वल नहीं है, लेकिन ए सी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ए सी के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कार्डिनली इक्वल होने चाहिए, यानी कि जितनी कार्डिनलिटी पहले वाले की है उतनी ही कार्डिनलिटी दूसरे वाले की होनी चाहिए। कार्डिनलिटी से मतलब होता है कि उस सेट में कितने एलिमेंट उपस्थित हैं, जैसे ए सेट में 3 एलिमेंट उपस्थित हैं, सी में भी 3 एलिमेंट हैं, तो ए और सी कार्डिनली इक्विवेलेंट हैं, और बी और सी भी कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं। लेकिन ए और बी इक्विवेलेंट तो हैं ही, वो इक्वल भी हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल।
यानी कि अगर कोई सेट इक्वल होगा तो इक्विवेलेंट वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और अगर इक्विवेलेंट है तो इक्वल हो ऐसा हम जरूरी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये बेसिक चीज बताई मैंने कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या फर्क होता है। तो डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट सेट की, वो पढ़नी है। अ सेट, ये डेफिनेशन है, अ सेट is said to be equivalent if there exists a one-to-one correspondence between a set is said to equivalent, यहाँ पे एक लाइन जोड़नी है, टू बी, a set A is said to be equivalent to B if there exists a one-to-one correspondence between A and B, ठीक है, and written as A equivalent B। अब यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ये क्या होता है? वन टू वन करस्पॉन्डेंस का मतलब है कि दोनों के बीच में अगर एक वन वन ऑन टू मैपिंग बना पाए, तो जो मैंने बोला था कि 12th के जो वीडियोस हैं उसमें मैंने मैपिंग के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कशन किया, 12-14 पार्ट बना दिए हैं, अभी भी 3-4 पार्ट बाकी हैं उसके। तो दो सेटों के अगर इक्विवेलेंट की चेक करना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि उन सेटों के बीच में क्या एक वन वन ऑन टू मैपिंग मिल रही है। अगर उन सेटों के बीच में वन वन ऑन टू मैपिंग है तो उन सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, और अगर उनके बीच में वन वन ऑन टू मैपिंग नहीं मिल रही है तो हम उस सेट को क्या नाम है, इक्विवेलेंट सेट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अब वन वन ऑन टू जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया था, फाइनाइट सेटों के केस में इस तरह से करा था कि एक सेट लिया था ए, उसमें लिया था क्या, वन लिया था ए बी सी, एक लिया था ए बी सी, और एक कोई दूसरा सेट ले लेते हैं जिसमें तीन ही एलिमेंट हो पी क्यू आर। तो अब मैं बोलूँ कि एक वन वन और ऑन टू मैपिंग बनाओ, तो वन वन मैपिंग आप बनाने जाओगे तो वन वन का मतलब होता है कि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से जाके जुड़ेगा, तो मैं किसी को किसी से भी जोड़ दे रहा हूँ। तो वन वन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि डोमेन का एक ही एलिमेंट जाके कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट से जुड़ जाए। और ऑन टू का मतलब होता है कि जो बी है, यानी कि जो राइट साइड में लिखा हुआ है जिसमें पी क्यू आर एलिमेंट दिख रहे हैं, वहां कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर वहां एलिमेंट छूट रहा है जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही हो तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो मैंने एक ऐसा फंक्शन बना दिया इनके बीच में जो वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया ए से बी में जो वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो वन वन और ऑन टू होने की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये तो फाइनाइट की बात हो गई। ठीक है, तो और दूसरा, अगर एक और एग्जांपल लूँ मैं फाइनाइट के ही केस में, उसके बाद इनफाइनाइट सेटों को देखते हैं। इस तरह से ले लेते हैं, एक ले लिया ए और दूसरा बी, यहाँ ले लिया 1 2 3 और यहाँ ले लिया ए बी सी डी। ठीक है, तो मैंने एक मैपिंग बनाई इस तरह से। तो ये मैपिंग वन वन है क्या, बताओ भाई, क्या एफ वन वन है? वन वन है। ठीक है, क्योंकि डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ रहा है, 1 ए से जुड़ रहा है, 2 बी से जुड़ रहा है, 3 सी से जुड़ रहा है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है क्या? ऑन टू नहीं है। कौन छूट गया? डी छूट गया। डी का कोई भी प्री इमेज ए में नहीं है, तो ये फंक्शन वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए और बी इक्विवेलेंट नहीं है। एफ इज वन वन but not on to, therefore A is not equivalent to B, A B के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये तो थी फाइनाइट सेटों की। तो फाइनाइट सेटों में तो बड़ी आसानी से आप लोग देख सकते हो। दिक्कत आती है जब हमारे पास आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट्स। तो मैं एक आध इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल ले ले रहा हूँ। मैंने एक तो ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
1 2 3 4 इस तरह से, और एक ले लिया इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल मतलब सम संख्याएं, 2 4 6 8 10। अब इसमें यानी कि n और e में आपको बनाना है क्या, एक फंक्शन जो 1 1 ऑन 2 हो। एक फंक्शन कैसा भी बन जाए, ठीक है, ये सर्च करनी होती है हमें कि कैसा कोई फंक्शन मिल जाए 1 1 ऑन 2। अगर मिल जाए तो फंक्शन जो है सेट है इक्विवेलेंट बोले जाएंगे। तो देखो भाई 1 2 3 4 इस तरह से, यहाँ पे 2 4 6 8 ये है। तो अगर मैं 1 को 2 से मिलाऊं, 2 को 4 से मिलाऊं, 3 को 6 से मिलाऊं, मतलब वो जर्नल रूल मिलना चाहिए हमें, 4 को 8 से। तो ये बताओ कौन सा रूल चल रहा है यहाँ पे, दोगुने वाला रूल चल रहा है ना। एक का दोगुना 2 पे जाके जुड़ रहा है, 2 का 4 पे जुड़ रहा है, 3 का 6 पे जुड़ रहा है, 4 का 8 पे जुड़ रहा है। तो मैं इस फंक्शन को इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ, देयरफॉर f इज डिफाइंड बाय f ऑफ n इक्वल टू 2n। चलेगा भाई, और ऑल n इन n। बोलो भाई, कर सकते हैं ना इसे। तो ये जो फंक्शन है अपना कैसा है, 1 1 ऑन 2 दोनों हो रहा है। तो जब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 मिल रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इक्विवेलेंट है किसके, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, विच इज 1 1 एंड ऑन 2। मैंने ऊपर या डेफिनेशन में शायद ऑन 2 के बाद बोली नहीं है क्या, 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन ए फ्रॉम ए ऑन टू बी लिखना चाहिए था यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दे रहा हूँ मैं, फ्रॉम ए ऑन टू बी, ठीक है, क्योंकि 1 1 ऊपर हो गया और ऑन टू बी। वैसे 1 1 करस्पॉन्डेंस का मतलब ही होता है 1 to 1, एक का एक से जुड़ेगा और कोडोमेन में कोई बचेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपके सामने कोई सेट आए, दो सेट, और आपसे पूछा जाए कि यार पता लगाओ कि ये सेट इक्विवेलेंट है या नहीं, तो आपको कोई फंक्शन उसमें ढूंढना पड़ेगा जो 1 1 ऑन 2 हो जाए। अगर एक भी फंक्शन किसी को मिल रहा है तो हम बोल देंगे कि ये फंक्शन सेट जो है इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब बात आती है फाइनाइट सेट की, क्योंकि पहुंचना है काउंटेबल पे, तो काउंटेबल से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि फाइनाइट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट, ये तीसरी डेफिनेशन है। फाइनाइट सेट नाम से पता चल रहा है कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम काउंट करके बता सकते हैं, नंबर दे सकते हैं कोई एक, 10 15 20 25 जो भी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है। तो फाइनाइट कैसे लिखेंगे, अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट if either it is empty or equivalent to initial segment, equivalent to, ऐसे बोल दे रहा हूँ, equivalent to n m for some n, ऐसे लिख दे रहा हूँ, for some n m, ठीक है। एक सेट को फाइनाइट कब बोला जाएगा कि या तो वो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट मतलब खाली, रिक्त समुच्चय से बोलते हैं, और या तो वो इनिशियल सेगमेंट के इक्विवेलेंट हो जाए, तब हम उसे बोलेंगे फाइनाइट, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझ लो कि मैंने एक सेट दिया आपको और उसमें लिख दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये लिख दिया। फिर आपसे पूछा कि क्या ये सेट फाइनाइट है, तो आपको क्या बताएगा, या तो खाली हो और या वो किसी इनिशियल सेगमेंट के कैसा हो, इक्विवेलेंट हो जाए। तो आप ये देखो कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, 3 3 6 और 3 9। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए इज इक्विवेलेंट टू n 9, भाई बोल सकता हूं 9 एलिमेंट के इक्विवेलेंट है ना, यानी कि a इक्विवेलेंट टू n 9, यानी कि एक इनिशियल सेगमेंट ले लें हम n 9 का, 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक में एक एक एलिमेंट को एक एक से जोड़ते हैं। जैसे a को मैंने 1 को a से जोड़ दिया, 2 को ले जाके i से जोड़ दिया, 3 को ले जाके f से जोड़ दिया, तो हमें एक मैपिंग मिल जाएगी। बात समझ में आ रहा है, जवाब दो भाई, एकदम सन्नाटे में बैठ जाते हो तुम लोग।
ठीक है। तो अगर कोई सेट या तो खाली हो जाए या तो वो किसी इनिशियल सेगमेंट के इक्विवेलेंट हो जाए। इनिशियल सेगमेंट यानी कि 10 20 30 50 जितने भी हो, तो हम उस सेट को क्या बोल देंगे, फाइनाइट सेट है। अब इनफाइनाइट सेट क्या होगा, चौथा डेफिनेशन, इनफाइनाइट सेट्स अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है, विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। यानी कि इनिशियल सेगमेंट से अगर कोई 1-1 ऑन 2 मैपिंग नहीं मिल पा रही है तो हम बोल देंगे कि वो इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट्स में किससे रख सकते हो, नेचुरल नंबर को रख सकते हैं भाई, क्यों अजय? क्या ऑनलाइन में बच्चों की एनर्जी बहुत बच रही है। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे कैसे सेट है भाई, इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं, क्योंकि ये जो है इनिशियल सेगमेंट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। इनिशियल सेगमेंट में कोई फाइनाइट नंबर का सेट होगा और इनमें एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो ये कभी भी फाइनाइट सेट नहीं बन सकते। तो जो भी सेट आपको दिखे दोनों तरफ से खुले हुए, तो उन्हें हम बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। और अगर उसमें देखना चाहते हो इंटरवल्स में, सारे इंटरवल इनफाइनाइट होते हैं, सारे इंटरवल। क्यों इनफाइनाइट से मीन्स है यहाँ पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 और 3 के कितने, 2 और 3 के बीच कितने एलिमेंट होंगे, अनंत एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच अनंत एलिमेंट होंगे, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो कितना भी आप छोटा ले लो, 1 से लेके 1.5 तक का ले लो, ओपन ले लो भले ही, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। और आर तो अपना इनफाइनाइट है ही है, रियल नंबर, क्योंकि जब उसके सबसेट इनफाइनाइट है तो वो खुद भी क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये सारे इनफाइनाइट सेट हो गए, एग्जाम्पल्स हैं। और अगली डेफिनेशन है नंबर 5 पे, डिन्यूमरेबल सेट। डिन्यूमरेबल सेट्स, और कुछ ऑथर्स इसको ना इन्यूमरेबल भी बोलते हैं। इन्यूमरेबल सेट्स और इन्यूमरेबल सेट्स, ठीक है। अब डिन्यूमरेबल सेट क्या होता है, तो अ सेट इज सेड टू बी डिन्यूमरेबल इन्यूमरेबल if there exists a 1-1 onto mapping between set of natural number to that set, ठीक है। यानी कि अगर डिन्यूमरेबल की पहचान करवा रहा है कोई आपसे कि ये पता लगाओ कि ये सेट डिन्यूमरेबल है या नहीं, तो डिन्यूमरेबल होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में 1-1 ऑन 2 मैपिंग रखे। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में 1-1 ऑन 2 मैपिंग रखने का मतलब ये होगा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में क्या होना चाहिए, वो इक्विवेलेंट होना चाहिए। दैट इज, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अ सेट, और सेट को नाम दे देता हूँ ए यहाँ पे, अ सेट ए is said to be denumerable if there exists this, so that is if a is denumerable, if a is denumerable then, अगर कोई सेट डिन्यूमरेबल मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब होगा कि वो सेट इक्विवेलेंट होगा किसके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इक्विवेलेंट होने का मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ में उस सेट की एक 1-1 ऑन 2 मैपिंग मिल रही होगी, तब उस सेट को हम क्या बोलेंगे, डिन्यूमरेबल सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आप मिक्सअप हो रही होंगी दिमाग में,
फाइनाइट इनफाइनाइट इस तरह की। तो एक दो बार जब ढंग से घर पे जाके पढ़ोगे, घर पे जाओगे, कहाँ घर ही पे हो। तो देखो अब मैं पूछता हूँ, इज 2468 इज इन्यूमरेबल। एक सेट दिया और आपसे पूछा कि क्या ये डिन्यूमरेबल है। बोलो भाई, जवाब दो। हाँ, होगा। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर के साथ में, हाँ अभी अभी हमने एक देखा था, एक मैपिंग बना ली थी, और उस मैपिंग की वजह से, हाँ 2n वाली, उस मैपिंग की वजह से एक 1 1 on 2 मैपिंग इसमें और नेचुरल नंबर के बीच में मिल रही थी। ठीक है, तो प्रीवियस में हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें मैं अब लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि E इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। दूसरा, यानी कि इक्विवेलेंट है तो क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाई E इज डिन्यूमरेबल। तो एग्जाम में आपको इसी तरह देते हैं वो, और पूछते हैं फिर कि बताओ भाई ये सेट डिन्यूमरेबल है या नहीं। हालांकि यहाँ फिक्स एग्जाम्पल है, वही आते हैं लौट पीट के, कोई नया एग्जाम्पल नहीं बनाते वो लोग। और एक मैं देता हूँ आपको खुद सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3। अब ये बताओ क्या ये डिन्यूमरेबल है। इज डिन्यूमरेबल, बोलो भाई। कैसे? मैपिंग बता, मैपिंग कौन सी बनेगी ये बताओ। नहीं नहीं, डिफाइन कैसे करेंगे उसे। जैसे उसमें तो हो गया एफ ऑफ एन इक्वल टू 2n, इसमें कैसे डिफाइन करेंगे। इक्वल टू एन आएगा, बहुत सही बहुत सही, इक्वल टू एन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की एक 1 1 मैपिंग ढूंढने जाओगे जो कि ऑन टू भी हो, 1 2 3 लाइक दिस, 1 2 3, और 1 को 1 से मिला दिया, 2 को 2 से मिला दिया, 3 को 3 से मिला दिया, तो डेफिनेटली ये एफ ऑफ एन बराबर कितना आएगा, एन आएगा, फॉर ऑल एन इन नेचुरल नंबर। और यहाँ दोनों ही साइड में, यानी कि डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये जो मिल रही है मैपिंग 1 1 on 2 है, which is 1 1 and on 2, therefore n is डिन्यूमरेबल। चलो एक, ये तो बहुत इजी सा एग्जांपल था। अब मैं एक अगला पूछता हूँ आपसे, तीसरा, जेड के बारे में। -3 -2 -1 0 1 2 इज डिन्यूमरेबल। अच्छा, बुक किस किसने ले ली है भाई? है, और बोलो भाई। तो इस तरह से डिफाइन किया कि अगर जेड को डिन्यूमरेबल देखना है, तो जेड को डिन्यूमरेबल देखने के लिए एक इस तरह की मैपिंग डिफाइन की कि एफ ऑफ एन इक्वल टू -n/2 व्हेन एन इज इवन, यानी कि जब एन इवन होगा डोमेन में तब आप ले जाओगे n/2 पे माइनस पे, ऑड होगा तो इस वाले पे ले जाओगे। अब देखते हैं कि क्या सारे जेड को कवर कर रहा है ये। तो यहाँ तो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर है सेट ऑफ इंटीजर, 0 -1 -2 -3 1 2 3, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5। ये है नेचुरल नंबर और ये है इंटीजर। तो देखो ऊपर लिखा है जब n ऑड होगा तो आपको लगाना है n-1/2 में, यानी कि जब 1 है तो 1 को लगाया तो 1 की मैपिंग कहाँ पे चली गई, 0 पे। 2 वाला इवन है, 2 वाले को ऊपर लगाएंगे, 2/2, आंसर आ जाएगा कितना, और आगे लगा हुआ है माइनस, ठीक है, इस जगह पे लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, -1। 2 वाला चला जाएगा -1 पे, 3 वाला चला जाएगा किस पे, 1 पे, 4 वाला चला जाएगा -2 पे, इसी तरह से 5 वाला चला जाएगा
2 पे और 6 वाला चला जाएगा ऊपर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने हर एलिमेंट को एक एक एलिमेंट असाइन भी कर दिया और कोडोमेन में कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि नेचुरल नंबर से जेड में हमने एक 1 1 ऑन 2 मैपिंग बना ली। तो इसका मतलब जेड इक्विवेलेंट हो गया किसके, देयरफॉर जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट हो गया तो हम बोलते हैं कि जेड इज डिन्यूमरेबल। जेड क्या होगा, डिन्यूमरेबल सेट होगा।